वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व भर में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है और हमारे भारत में भी मेडिकल इमरजेंसी के मद्देनज़र सभी स्कूलें, कोचिंग संस्थान, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़, सभी उद्योग धंधे, कल कारखाने सभी बंद पड़े हैं। सभी विद्यार्थी घर पर बैठ कर के ही पढ़ाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने और जो हमारी राज्य सरकार है उसने भी ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्लेटफॉर्म निर्मित किए हैं। दोस्तों, हम भी आपके लिए आज से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रीड से जुड़े हुए हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे टॉपिक्स यहाँ पर लेकर के आएंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएं उन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ पर 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इस रूप में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में कौन सी है? तो वहाँ पर अपना जवाब होगा ध्वनि। भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दूसरा प्रश्न यहीं से निकल कर के आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है लिखित रूप में? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, वह प्रश्न है भाषा की सार्थक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वहाँ पर अपना जवाब शब्द होगा। दोस्तों, एक बार वापस से ध्यान से सुन ले। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बात करें मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो वहाँ पर ध्वनि होती है। भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और यदि बात करें सार्थक रूप की, भाषा की सार्थक रूप से सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अब बात करते हैं हिंदी में वर्णों की। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैसे यदि बात की जाए हिंदी भाषा के कुल मूल वर्णों की, तो यहाँ पर कुल मूल वर्णों की संख्या 48 होती है। यहाँ पर 4 वर्ण संयुक्त वर्ण और जुड़ जाते हैं। संयुक्त वर्ण यहाँ पर कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ग और श्र। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में क्ष, त्र, ग और श्र का वर्ण विच्छेद भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इन सारे वर्णों का वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर बता देता हूँ। क्ष, क्ष से क्षत्रिय का निर्माण क, आधा और श, श में ए मिला हुआ है, इनसे मिलकर के क्ष का निर्माण होता है। त्र का निर्माण त, आधा और र, त और र से मिलकर के त्र का निर्माण होता है। ग, ग का निर्माण जैसे ज यहाँ पर आधा है और य च वर्ग का अंतिम वर्ण से मिलकर ग का निर्माण होता है। श्र, श्र का निर्माण स यहाँ पर आधा है और र, स और र से मिलकर के श्र का निर्माण होता है। बात करें यहाँ पर हिंदी भाषा के कुल वर्णों की, तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यहाँ 2 वर्ण अयोगवाह वर्ण हैं
अयोगवाह वर्ण है यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग, और 2 यहाँ पर ताड़न जात व्यंजन है। ताड़न जात व्यंजन ड और ढ को माना गया है। ड और ढ को यहाँ पर ताड़नजात व्यंजनों की श्रेणी में माना गया है। इससे पहले अपने पास में 48 हो गए थे। 48 और 2 यहाँ पर 50 हो गए, और 2 यहाँ पर ताड़नजात व्यंजनों को जोड़ने से कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अक्षर की बात करते हैं कि अक्षर की परिभाषा क्या होती है। जिन ध्वनियों को जिह्वा के एक झटके से ही उच्चारित किया जाता है उन्हें अक्षर कहा जाता है। जैसे उदाहरण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, मतलब सारे व्यंजन और इसके अलावा सारे स्वर, ये सारे अक्षर कहलाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर इन व्यंजनों में स्वर वर्ण भी मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यदि हम व्यंजनों में स्वर को जोड़ दें तो वे अक्षरों की श्रेणी में आ जाते हैं, और यदि व्यंजनों में से स्वरों को निकाल दिया जाए तो वे वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वरों को वर्ण और अक्षर दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। सामान्यतः जिस शब्द में जितने स्वर होते हैं उसमें उतने ही अक्षर माने जाते हैं। जैसे रामायण में यहाँ पर 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 4 स्वर वर्ण हैं। राम में आ, मा में आ, और ये में ए, और ण में ए। यहाँ पर 4 स्वर वर्ण हैं। इस कारण से इस शब्द में 4 ही अक्षर माने जाएंगे। शब्द क्या होता है? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे रोटी, मकान, पुस्तक आदि। रोटी में 2 अक्षर मिले हुए हैं, मकान में यहाँ पर 3 अक्षर मिले हुए हैं, और पुस्तक में यहाँ पर 3 अक्षर मिले हुए हैं। पु, से, तय। से और तय मिलकर के यहाँ पर एक ही अक्षर का निर्माण होगा, और क, ये यहाँ पर 3 अक्षर मिले हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मूलतः वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्णों की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी संघर्ष के या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है और उससे जिनका उच्चारण होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 होती है। दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में। इन 11 स्वर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग यहाँ पर कौन कौन से हैं? और इन स्वरों को 5 भागों में जिन आधार पर बांटा गया है वो आधार यहाँ पर हैं। 1 नंबर मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है जिह्वा कंपन के आधार पर, चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और 5वां है मुखाकृति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों को मात्रा काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्वरों को मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर इसका अर्थ होगा स्वरों में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। 1 नंबर लघु या मूल या एक मात्रिक स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु, मूल या एक मात्रिक स्वर की। जिन स्वरों को बोलने पर कम से कम समय लगता है ऐसे स्वर लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या फिर प्राथमिक स्वर भी कहलाते हैं। यहाँ पर एक नाम और अंडरलाइन कर लेना, प्राथमिक स्वर। यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या 4 होती है जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। ए, ई, उ और री, ये एक मात्रिक स्वर
मूल स्वर या लघु स्वर भी कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर अब हम बात करते हैं दीर्घ, गुरु या दीर्घ मात्रिक स्वरों की। जिन स्वरों को बोलने पर लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, ऐसे स्वर दीर्घ या गुरु मात्रिक या दीर्घ मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। 7 कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और यहाँ पर औ। ये यहाँ पर 7 होते हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से तिगुना समय लगता है, ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम यहाँ पर प्लुत स्वरों की श्रेणी में आता है। रा को यदि हम थोड़ा लंबा खींच कर के बोले तो वह भी प्लुत स्वरों की श्रेणी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। 2 भेद यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक नंबर है यहाँ पर अनुनासिक, दूसरा यहाँ पर अननुनासिक या निरनुनासिक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अनुनासिक स्वर वर्णों की। यहाँ पर अनुनासिक स्वर वर्ण की डेफिनेशन है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, ऐसे स्वरों को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये 10 होते हैं। 10 आपके यहाँ पर मोबाइल के इंटरफेस पर दिखाई दे रहे हैं। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये यहाँ पर अनुनासिक स्वर वर्णों की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर री वर्ण को ग्रहण नहीं किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर वर्ण की। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुख से ही वायु बाहर निकलती है, ऐसे स्वर वर्ण निरनुनासिक स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये 10 होते हैं। यहाँ पर भी री को ग्रहण नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर इनके ऊपर से अनुस्वार हटा लीजिए और इनको यहीं पर वापस से जोड़ दीजिए। ये सारे अननुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के कंपन के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है अग्रस्वर, दूसरा यहाँ पर पश्च स्वर और तीसरा है मध्य स्वर। यहाँ पर अग्र स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। ई, ए और आई। ई, आई, ये 4 स्वर अग्र स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पश्च स्वरों की। पश्च स्वरों में आ, उ, ओ और यहाँ पर औ, ये वर्ण यहाँ पर पश्च स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मध्य स्वर की श्रेणी में मात्र ए वर्ण को ही ग्रहण किया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। यहाँ पर ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को बांटने का रीज़न ये है कि जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं या वृत्त के समान हो जाते हैं, ऐसे स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती, ऐसे स्वर अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्ताकार स्वरों की। वृत्ताकार स्वरों में उ, ओ और औ ये वर्ण आते हैं। उ, ओ और यहाँ पर औ वर्ण ये वृत्ताकार स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो शेष बचे हुए वर्ण हैं, वो शेष बचे हुए वर्ण यहाँ पर अवृत्ताकार स्वरों की श्रेणी में आएंगे। जैसे उदाहरण आपके सामने हैं ए, आ, ई, ए और आई। ये वर्ण अवृत्ताकार स्वरों की श्रेणी में आएंगे। अब आगे बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। एक नंबर है संवृत स्वर। जिन स्वरों को बोलने पर मुख कम से कम खुलता है, अर्थात न के बराबर खुलता है, ऐसे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, उ, ये संवृत स्वर कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर अर्ध
समृद्ध स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय मुख समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए ओ यहाँ पर अर्ध समृद्ध स्वरों की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं विवृत स्वरों की, जिन स्वरों को बोलने पर मुख सर्वाधिक खुलता है, ऐसे स्वर वर्ण विवृत स्वरों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण आ। आगे बढ़ते हैं अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों को बोलने पर अर्धविवृत से थोड़ा अधिक व विवृत से थोड़ा कम समय यानी कि कम मुख खुलता है, तो ऐसे स्वर अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आई और औ। ये वर्ण अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे वर्ण विचार से जुड़े हुए और स्वर वर्णों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में अवगत कराया। आगे आने वाले वीडियो में हम व्यंजन वर्णों के भेद और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके।